तो साथियों, मैं इस समय महोत्सव में, भूमि देवी महोत्सव में, और यहाँ पे मेरे साथ बड़े बड़े नेता मिलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने रघुवीर बिजी को पकड़ लिया, वो भी निकल रहे थे, मैंने आधे रास्ते से पकड़ लिया, है ना। बिजी लगातार क्षेत्रीय भ्रमण में रहते हैं और लगातार क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर लगातार अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा बिजी आपका। आप आज भूमि महोत्सव में पहुंचे और यहाँ के आपने जो यहाँ के जो हमारी संस्कृति है, जो लोग यहाँ पे जो मंचन कर रहे हैं, उनका आपने यहाँ पे शोभा बढ़ाया। बात करें आज की परिस्थिति की, देखो कौथिके महाकौथिके होती रहती हैं, एक सीमित समय के लिए होती है ना। भीड़ भी जो दिख रही है वो भी ये दिख रही है कि हमारे जो भाई बंद हैं, जो प्रवासी लोग आज शादियों में पहुँचे हुए हैं घरों में, इसलिए भीड़ भी दिख रही है। क्या लगता है आपको, क्या पहाड़ों इस प्रकार से एक समस्या जो पैदा हो रही है पलायन की, है ना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और महाकौथिक के बारे में भी आप क्या सोच रखते हैं? धन्यवाद नेगी जी। सबसे पहले तो मैं भूमि देवी माँ को प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और जैसे आपने कहा कि ये महोत्सव, निश्चित रूप से अगर इस तरह के महोत्सव हमारे क्षेत्र में होते रहेंगे तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो लगातार आगे बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया है पलायन का, तो निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र में इन 25 वर्षों में लगभग 60% पलायन हुआ है। और इस पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोजगार और दूसरा स्वास्थ्य। क्योंकि 60 साल के बाद हर कोई व्यक्ति यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, यहाँ के पर्यावरण को देखते हुए हर कोई यहाँ आना चाहता है। लेकिन आपने देखा कोई रिटायरमेंट के बाद ही व्यक्तियों पे जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और जब परेशानियाँ होती तो उनको हेल्थ चेकअप की ज़रूरत पड़ती है। और अफसोस इस बात का कि हमारे क्षेत्र में ब्लड टेस्ट करने के लिए, एक्सरे करने के लिए और अल्ट्रासाउंड करने के लिए रामनगर, कोटद्वार, कभी कभी देहरादून जाना पड़ता है। और दूसरी जो है सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र में है वो बेरोजगारी की है। और बेरोजगारी का देखो, आप हर किसी को जो है सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, लेकिन स्वरोजगार हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है रोजगार के लिए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये क्षेत्र है, 2/3 क्षेत्र कार्बेट नेशनल पार्क का, मैं हमेशा मंचों पे उठाता हूँ कि 2/3 कार्बेट नेशनल पार्क का हमारे क्षेत्र में होने के बावजूद कार्बेट नेशनल पार्क हमारे लिए अभिशाप हो गया है। और जबकि कुमाऊं का जो 1/3 क्षेत्र कार्बेट नेशनल पार्क होने के कारण आज वहाँ के लिए वरदान हो गया। आप देख लो कि रामनगर क्षेत्र में जिस प्रकार से हजारों लोग इको टूरिज्म से, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से जुड़े, कोई गाइड का काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई सोवेनियर शॉप खोला है, कोई रेस्टोरेंट चला है, कोई होटल खोल रहा है, कोई वर्कशॉप कर रहा है, कोई आपका वो सफारी का काम कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का कि 2/3 क्षेत्र कार्बेट नेशनल पार्क का हमारे क्षेत्र में होने के बावजूद हमारे क्षेत्र के लिए अभिशाप है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार वन्य जीव और मानव जीव का संघर्ष होता है। कई हमारे क्षेत्र के लोग जो है बाघ द्वारा निवाला बना दिए गए। हमारे जो खेती हो रही है उनको जंगली जानवर नष्ट कर देते, उनका उचित मुआवजा भी हमारे क्षेत्र को नहीं मिल पाता। अफसोस इस बात का है कि दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा हुई थी कि कालिंगो गेट से सफारी शुरू की जाएगी, मैदाबंद से सफारी शुरू की जाएगी, लेकिन 7 साल हो गए, 7 साल के बावजूद भी अभी तक 7 साल के बाद अभी तक जो है वो शुरू गेट नहीं खुला। और कितना हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि 75% पार्ट हमारे गढ़वाल क्षेत्र में है और कुमाऊं क्षेत्र में आप देख रहे हो कितना फ़ायदा उनको मिल रहा है। हमारे लोग, हमारे जो भाई हैं वो स्वरोजगार करने से वंचित हैं, क्योंकि उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 4 किलोमीटर की दूराई पर हमारा कार्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, लेकिन जानवर हमारे घरों में घुस रहे हैं, नुकसान हमें दे रहे हैं। इसके विषय में अब क्या कहना है, सरकारी क्या लगता है कितनी रणनीति होगी कि इसको गेट खुले और यहाँ पे इनके लिए रोजगार बने और इनको लगाम करे जो ये लगातार जंगली जानवर रियासी एरिया में पहुँच रहे हैं? देखो नेगी जी, सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल है नहीं। अगर इच्छा शक्ति होती तो 2 मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पे नहीं उतरी। जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा जो है शासनादेश होती है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी तो वो शासनादेश होता है। और 2 मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कालिंगो गेट से सफारी शुरू की जाएगी, आपका मैदाबंद से सफारी की जाए। 7 साल हो गए, अभी तक वो घोषणा धरातल पे नहीं उतरी है। और आप देख लो कि जंगली जानवर जो है फसलों को चट कर रहे हैं, उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जब तक जो है हमारा ये इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से ये जुड़ता नहीं है, तब तक ये हमारे लिए अभिशाप है। आपने देखा होगा कि अगर हम जो है यहाँ के बच्चे अगर नदियों में जाते हैं
गलती से वो मच्छी भी मार लेने तो उनको जो है उनका चालान कट जाता, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। मैंने ये हमारे वन, हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने वन पे, हमारे जल पे, हमारे अपनी भूमि पे अपना अधिकार नहीं है। और इसी अधिकारों के लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पूर्वज। इसी अधिकारों के लिए तो हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था कि हमारे जल पे, हमारे ज़मीन पे, हमारे जंगल पे जो है हमारा अधिकार हो। आपने देखा होगा कि भाई हमारा उत्तराखंड का पानी जो है हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक करीब 70% भूभाग को सिंचित करता है, फर्टाइल करता है। लेकिन उसके बदले हमें उत्तराखंड को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जो महाकुंभ हुआ था उसमें टेहरी डैम ने जो है पानी छोड़ा और वो कहते थे कि हमने 3700 करोड़ रुपए जो है 37,000 करोड़ रुपए जो है उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से राजस्व कमाया। लेकिन उसके बदले हमें हमारे उत्तराखंड को क्या मिला? नहीं कहते कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही। मैंने हमारे पास नदियां हैं, लेकिन आज भी आप देख लो कि हर महीने जो है बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि ये ऊर्जा प्रदेश होना चाहिए था, सरप्लस बिजली होनी चाहिए। हमने तो बिजली जो है अन्य राज्यों को बेचनी थी। हम ऐसे प्रदेश की इतनी नदियां होने के बावजूद बिजली जो है हमें कहाँ से लेनी पड़ी है? दूसरे राज्यों से लेनी पड़ी। और आप देखो कि हर महीने जो है हर साल में जो है बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। टेहरी डैम, जबकि राज्य पुनर्गठन बिल में जो राज्य पुनर्गठन बिल 2000 था उसमें साफ था कि जिस राज्य में जिसकी संपत्ति को उसका अधिकार होगा। तो टेहरी डैम तो जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड की भूमि, टेहरी डैम की वजह से वहाँ की एक पूरी सभ्यता खत्म हो गई, वहाँ के लोगों का विस्थापन हुआ। लेकिन उसका आपको मालूम है कुछ नहीं मिलता हमारे उत्तराखंड में, केवल 12% रॉयल्टी मिलती है। जी जी, आपने सही कहा बिजली, और आपका कहना भी ये सही है कि हमारी ज़मीन, हमारा पानी हमें काम नहीं आ रहा तो लोग यहाँ से पलायन तो करेंगे। आप सही कह रहे हो कि चालान भी लगातार कट रहे हैं। क्षेत्र से कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगातार यहाँ पे टाइगर घूम रहे हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको निवाला बना रहे हैं। तो यहाँ से पलायन तो हो गया होगा। आपने कही एक बात कही कि इच्छा शक्ति, क्या लगता है कि इच्छा शक्ति लगातार घोषणाएं भी होती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही है सरकार? हम चाहे कांग्रेस भी यहाँ पे सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार भी है, 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो चीज़ मिलनी चाहिए धरातल पे, जो चीज़ होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, वो चीज़ नहीं हो रहा लगातार। क्या हम कहेंगे कि भाई कांग्रेस भी आएगी तो क्या वो चीज़ नहीं करी? पहले भी कांग्रेस सरकार भी थी, सर आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी सरकार भी है, देखो, लेकिन स्थिति जस के तस बनी रही है और आगे भी कोई उम्मीद, लोग वह हताश हो चुके हैं। देखो नेगी जी, आपने देखा कांग्रेस सरकार के बारे में भी आपने कहा 2002 से लेकर 2007 तक ये इस क्षेत्र के विकास के लिए एक स्वर्णिम अध्याय था, जब जनरल TPS राव जी इस क्षेत्र के विधायक थे। उस समय आपने देखा होगा हमारी पूरे विधानसभा में 84 सड़कें, आज जितने भी आप सड़कें देख रहे हो, जो दूर दूर की सड़कें, चाहे यहाँ से कमंदा हो, चाहे आंसूगाड़ हो, चाहे आप चैबड़ हो, चाहे आपका जितनी भी दूर की सड़कें हैं इस विकास खंड की, वो उसी समय स्वीकृत हुई थी। डिग्री कॉलेज बना था, आज डिग्री कॉलेज में ये हालत है कि वहाँ जो है B.Ed क्लासेस जो है बंद होने की कगार पे, जबकि पहले 100 सीटें होती थी। 100 सीटें वो बाहर से आते थे, बाहर के बच्चे जब वहाँ रहने आते थे तो उनके जो आसपास के लोग थे उनको किराए पे चढ़ता था, उससे जो है उनकी आर्थिकी भी सुधरती। हर बच्चा अगर महीने में जो है 4-5 हज़ार भी खर्च करता था तो वो पैसा कहाँ, चाहे दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे रेंट पे हो, कम से कम उन लोगों को मिलता था। आज जो है B.Ed जो है बंद की कगार पे। वो जो प्रोफेशनल कॉलेज खुला था, व्यावसायिक महाविद्यालय खुला था, और आज वहाँ B.Ed जो है समाप्ति की ओर है। तो आज जो है मुश्किल से 100 बच्चे नहीं है उस डिग्री कॉलेज में। और क्यों? उसका कारण भी एक है कि वहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई हमने जो है ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन अगर बच्चों को PG करना है तो फिर उनको रामनगर, कोटद्वार, देहरादून जाना पड़ता है। तो फिर वो सोचते हैं कि जब हमने PG अपने बच्चों को आगे पढ़ाना ही है तो हम ऐसी जगह पढ़ाएं जहाँ PG क्लासेस भी हों। तो इसलिए जो पलायन तब भी हो रहा है। अब यहाँ अगर कोई BA है, कोई BSc है, उसके बाद MSc करने के लिए उसे जाना है। तो लगातार 7 साल से यहाँ के अभिभावक संघ, छात्र संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ जो है PG क्लासेस शुरू की जाए। अभी आपने देखा होगा कि इसी सरकार ने 13 महाविद्यालयों में PG क्लासेस शुरू की, लेकिन हमारा नैनीडांडा का और रिखणीखाल का डिग्री कॉलेज वैसे, और जबकि आप देख रहे होंगे पूरा जो नैनीडांडा, रिखणीखाल और जयहरीखाल क्षेत्र है वो हमारे पूरे जिला पौड़ी का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। और मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार गोदियाल जी ने अपने राढ़ क्षेत्र को बैकवर्ड क्षेत्र घोषित किया, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र को भी जो है बैकवर्ड क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि बैकवर्ड क्षेत्र घोषित होगा तो जितने भी हमारी जो है, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, हमारे बच्चों को हमारे आरक्षण का लाभ तो मिलेगा।
जी, तो हमारी एक मांग भी होनी चाहिए, हमारी इस क्षेत्र के वासियों की मांग है कि जिस प्रकार राढ़ क्षेत्र को बैकवर्ड क्षेत्र घोषित किया गया, उसके सारे मानक हम पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल बीजी, आपने सही कहा। क्षेत्र में जो काम हुए वो भी हमने देखे हैं, टीपीएस रावत के समय भी हमने देखे हैं, काफ़ी रोड और उन पे अमल भी हो रहा है, उन पे काम भी चल रहा है, हम देख भी रहे हैं। अगर बात करें, हाल ही में हमारे महंत जी ने यहाँ पे अभी एक मीटिंग रखी थी जिसमें कि सभी लोग पहुँचे थे ये पानी की समस्या को लेकर, है ना। लेकिन अभी भी धरातल 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे जो सरकार है, हमारे विधायक है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, या क्या कारण है ऐसा कि वो लोग इस चीज़ को काम करने के तैयार नहीं है, चाहे वो जल संस्थान है, चाहे वो जल निगम है, जिनके स्तर में ये काम जो आते हैं। देखो, इसमें ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है इस सरकार पे कि वो विधायकों की बात सुनी नहीं रही। विधायक अपने आप को इतने असहाय और इतने वो अपने को असहाय समझ रहे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। गवर्नमेंट की बात भी उठाई, लेकिन सुनाई तो है ही नहीं ना। उसका सॉल्यूशन क्या है? हम बात उठा देंगे कि ये होना चाहिए, लेकिन तो आप सत्ता में हो, आपको जो है सॉल्यूशन भी तो ढूंढना है। और जहाँ तक पानी की समस्या की बात है, तो जल जीवन मिशन में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये देख रहे हो कि सूखे नल लगे हुए लेकिन उनमें पानी नहीं है, और जगह जगह हर घर नल हर घर जल का नारा तो आपने दे दिया। जब से हर घर नल हर घर जल दिया, तब से जो हमारे क्षेत्र में और ज़्यादा परेशानी। सरकार को चाहिए था कि अगर हर घर नल हर घर जल नहीं था तो नई पानी की स्कीम लगानी चाहिए थी। उनको जो है नए स्टैंड पोस्ट, वो नए वो जो टंकियाँ बनानी चाहिए थी, लेकिन वो तो है नहीं। और ये सीधा 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है ये। मतलब उसी पोता पाती हो जा रही है, तो टंकियां बनी हुई पुरानी, मैंने बिल्कुल देखी। बिल्कुल बात आपने बहुत बड़ी कही, धन्यवाद सर, आपने समय दिया। पहले तो मेरे साथ बीजी जो कि लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं और हर चीज़ के विषय में भी सवाल उठाते रहते हैं सरकार से कि आखिर ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। और आपने बहुत बड़ी बात भी कह दी सर कि घोटाले का बड़ा संकेत जो मिल रहा है जल संस्थान में, इस पर हम लोग जरूर गौर करेंगे, देखेंगे इस चीज़ को कि आखिर धरातल पर हो क्या रहा है। देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि नल तो लगे लेकिन जल नहीं है। आप देख रहे हैं टंकियां बनी हैं पहले की, उन्हीं पे पुताई हो रही है। तो इस तरह का घोटाला जो हो रहा है, मुझे लगता है जनता भी जागेगी और देखेगी इस चीज़ को कि हाँ जी, एक्टिविटी क्या हो रही है क्षेत्र में, धरातल कैसा काम हो रहा है।